हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम CUET PG साइकोलॉजी को क्रैक करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हमें आने ही चाहिए वो देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। अच्छा। ये पार्ट फर्स्ट है और भी पार्ट्स यहाँ पर इस सीरीज में होंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, साथ ही लाइक और कमेंट करना मत भूलना वीडियो पर। सो ध्यान से इन चीज़ों को सुनना है और समझना है। तो देखते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि है ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ पर लर्निंग होती है वाया कॉन्सिक्वेंसेस। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो रीइंफोर्स होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है तो रिड्यूस करने के लिए पनिशमेंट का यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, देन होता है क्लासिकल कंडीशनिंग का टॉपिक। यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये आपको पैवलॉव के डॉग वाले एक्सपेरिमेंट की याद दिला सकता है, जहाँ पर डॉग जो है वो सलाइवेट करता है जब वो बेल को सुनता है। तो पहले नहीं कर रहा होता, न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, लेकिन कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है और कंडीशन रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये हो रही होती है वाया एसोसिएशन। देन आता है बिहेवियरिज्म। ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि ये बोलता है कि आप जो चीज़ देख सकते हो आप उस पर फोकस करो। साइकोलॉजी का फोकस होना चाहिए ऐसी चीज़ों पर जो कि बाहर से ऑब्जर्वेबल हैं, जो कि है हमारा बिहेवियर। ठीक है, देन ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक हम तब यूज़ करते हैं जब हम मेंटल शॉर्टकट्स लगाना चाह रहे होते हैं और प्रॉब्लम हमारे सामने होती है जिसका सॉल्यूशन हमें चाहिए होता है। सोशल लोफिंग। सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ये होता है कि पर्सन जो है वो अपना एफर्ट रिड्यूस कर देता है जब वो देखता है कि मैं तो ग्रुप में काम कर रहा हूँ और बाकी लोग कर लेंगे, तो रिड्यूस्ड एफर्ट हो जाता है ग्रुप टास्क पर। फुट इन द डोर टेक्निक क्या होती थी? यहाँ पर परसुएशन की टेक्निक है। आप सबसे पहले पर्सन को स्मॉल रिक्वेस्ट से एग्री कराते हो और उसके बाद लार्जर रिक्वेस्ट उसके सामने रख देते हो। ठीक है, सो सबसे पहले स्मॉल देन लार्ज रिक्वेस्ट। डोर इन द फेस में डोर एकदम से सामने ही डोर आ गई, यानी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आई जिसके रिफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा थे, लेकिन उसके बाद जब पर्सन ने रिफ्यूज कर दिया तो अब आप चाहोगे उसको कन्विंस करना कि यार बड़ी रिक्वेस्ट तो हटा दी, अब हम छोटी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ मान जाओ। तो यहाँ पर डोर इन द फेस टेक्निक का यूज़ हो रहा है। देन आता है सेल्फ एफिकेसी। एल्बर्ट बेंड्यूरा का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जब पर्सन अपनी एबिलिटीज़ पर बिलीव करता है कि मैं तो सक्सीड हो जाऊंगा, मुझे ये वाली एबिलिटी पर अपने बिलीव है, तो ये है सेल्फ एफिकेसी, आई कैन वाली फीलिंग। ठीक है, देन आता है हाइंडसाइट बायस। अब ये बायस है तो यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हमारे सोचने के तरीके में। वो क्या है कि अगर पास्ट इवेंट हो चुका है और आप बाद में प्रिडिक्ट कर रहे हो कि अच्छा मुझे तो पता था, मैंने तो कहा ही था, ये तो होना ही था। आपने उस टाइम जब वो इवेंट हो रहा था कुछ नहीं बोला था, आपको नहीं पता था। जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हुई आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन अब बाद में जब सब कुछ हो चुका है, पास्ट इवेंट जो है आपके सामने है, तो आप बोल रहे हो ये तो इजीली प्रिडिक्टेबल था। तो यहाँ पर आप पीछे जाकर अपने पास्ट में ये वाली चीज़ बना रहे हो दिमाग में कि हाँ ये तो मुझे पता ही था, ये तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता था, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, मिरर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो फायर करते हैं जब आप दूसरों को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, सो ये है मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट। देन आता है यर्क डॉटसन लॉ। एक ऐसी लॉ जो ये कहती है कि अगर अराउजल है और वो मॉडरेट लेवल का है तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होगी। बहुत ज़्यादा अराउजल होगा तो भी प्रॉब्लम, बहुत कम होगा तो भी प्रॉब्लम। ज़िगार्निक इफेक्ट कहता है कि अगर पर्सन बीच में ही कोई टास्क छोड़ दे, यानी वो टास्क हो जाएगा अनफिनिश्ड टास्क, तो उसको पर्सन याद रखेगा। उसे याद रहेगा कि यार मैंने ये वाला टास्क जो है वो इनकम्प्लीट किया है तो मुझे कंप्लीट करना चाहिए, यानी पर्सन का दिमाग मांगेगा क्लोजर। तो ऐसे में रिमेंबर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कि टास्क को अनफिनिश्ड छोड़ा गया है। एक अच्छा इफेक्ट है जिसका यूज़ होता है स्टडीज़ में। बार्नम इफेक्ट का क्या मतलब होता है? कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे सामने लोग बहुत ऐसी स्टेटमेंट्स रखते हैं जो कि बहुत जनरल होती हैं कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। वो ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो कि इतनी जनरल हैं लेकिन फिर भी पर्सन उसके साथ एक स्पेसिफिक मीनिंग अटैच कर लेता है। वो अपने लिए उसे पर्सनल ट्रुथ की तरह लेता है कि अच्छा ये वाली बात ये तो मेरे लिए कही जा रही है। और यहाँ पर ये इतनी वेग स्टेटमेंट होती है ना कि ये किसी पर भी अप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपकी टेंडेंसी हो सकती है कि आप एक्सेप्ट कर लो वेग स्टेटमेंट्स को एज पर्सनल ट्रुथ। लोकस ऑफ कंट्रोल में क्या होता था? लोकस ऑफ कंट्रोल में पर्सन क्या सोचता है, क्या वो ये सोचता है कि मेरे लाइफ में
जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरे खुद के कंट्रोल में है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बाहर से कंट्रोल कर रही है। तो अगर पर्सन सोचता है कि मेरी एबिलिटीज़ पर, मुझ पर मेरा खुद का थोड़ा बहुत कंट्रोल है, तो यानी उसका जो है वो लोकस ऑफ कंट्रोल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ऐसा पर्सन जो सोचता है कि हर एक चीज़ किस्मत के भरोसे होती है, ठीक है? देन आता है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर फ्रस्ट्रेशन है तो एंगर या एग्रेशन आने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाएँगे। देन आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर पर्सन को ना एक मेंटल डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है जब वो अपने दिमाग में 2 तरीके के कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स को लिए हुए होता है। मतलब वो सोच कुछ रहा है और वो कर कुछ रहा है, या फिर वो सोच एक तरीके से भी रहा है और दूसरे तरीके से भी, और दोनों ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ऐसा होगा कि यार क्या किया जाए, और ये ना डिस्कम्फर्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो ये है कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट। देन आता है हेबियन लर्निंग। हेबियन लर्निंग में सिंपली ये कहा जाता है कि जब न्यूरॉन्स जो हैं वो जो फायर करते हैं, अगर वो फायर टुगेदर कर रहे हैं तो वो वायर हो जाते हैं टुगेदर। तो जितना ज़्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो टुगेदर फायर करेंगे वैसे ही वो वायर भी हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं हॉथरॉन इफेक्ट की। इसमें क्या होता है कि पर्सन का बिहेवियर अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, ऐसी ऑल्टरेशंस जो कि हम जो है वो अवॉइड करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्सन का ऑथेंटिक बिहेवियर शायद नहीं है। वो चेंजेस लिए हुए है जो कि हमें डेटा जो दे रहा है उसके बिहेवियर के बारे में वो उतना अच्छा नहीं दे रहा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की वजह से बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है, जहाँ पर पर्सन को पता लग जाता है कि मुझे तो कोई देख रहा है। रिएक्शन फॉर्मेशन एक डिफेंस मैकेनिज्म है जहाँ पर पर्सन जैसा फील कर रहा है, जैसा सोच रहा है, उसके अपोजिट एक्शंस करता है। तो अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं कुछ और एक्शन हो रहा है अपोजिट। रिएक्शन फॉर्मेशन के बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है साइकोफिजिक्स। यहाँ पर आप स्टडी करते हो फिजिकल स्टिमुलस को, उनके परसेप्शन को, और यहाँ पर ये जो है फील्ड है जो कि काफ़ी सारी लॉज जो है उसके बारे में बात करती है, बताती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट की। ये बस ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो एक होगा इनिशियल, एक होगा मिडल और एक होगा लास्ट। कुछ आइटम्स होंगे जो पहले होंगे, कुछ बीच में, कुछ लास्ट में। अगर आप पहले के आइटम्स को अच्छे से याद कर पा रहे हो, रिकॉल कर पा रहे हो, बता पा रहे हो, तो वो है प्राइमेसी इफेक्ट। देन अगर लास्ट के आइटम्स को अच्छे से रिमेंबर आपने किया है तो वो है रिसेंसी इफेक्ट। मिडल में जो भी चीज़ें थी वो उतनी याद आपको नहीं रहेंगी। बायस्टैंडर इफेक्ट में अगर दूसरे भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अवेलेबल हैं, एक ऐसी सिचुएशन जो इमरजेंसी की है जहाँ पर हेल्प जो है वो रिक्वायर्ड है, तो पर्सन यहाँ पर एकदम से हेल्प करने के लिए नहीं कूद पड़ेगा। वो वेट करेगा, वो देखता रहेगा कि अच्छा दूसरे भी तो हैं, वो कर देंगे। तो यहाँ पर ना हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहेगा। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होगा और हेल्प जो है वो इतनी जल्दी पर्सन को नहीं मिल पाएगी। 5 फिनोमेना में क्या होता है, यहाँ पर परसीव कर सकते हो आप मोशन स्टैटिक इमेज में। तो अगर रैपिडली इंफॉर्मेशन को चलाया जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि स्टैटिक है, जो नहीं मूवमेंट कर रही अपने आप में, लेकिन उस रैपिड चलाने की वजह से आप वहाँ पर मोशन को परसीव करोगे। 5 फिनोमेना के बाद कॉन्सेप्ट आता है लेटेंट लर्निंग का। यहाँ पर लर्निंग जो है वो विजिबल नहीं होगी जब तक आप इमीडिएट रीइंफोर्समेंट नहीं दे दोगे। तो यहाँ पर लर्निंग हो चुकी है, लेकिन रीइंफोर्समेंट की वहाँ पर अगर कमी है तो लर्निंग जो है वो लेटेंट रहेगी, यानी हिडन रहेगी, विजिबल नहीं हो पाएगी। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगॉट्स्की ने दिया था। इन्होंने बोला कि बच्चों का जब विकास हो रहा होता है तो वहाँ पर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लोगों के, पेरेंट्स के, उनके गाइडेंस के। तो वहाँ पर जब वो मिलकर एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चों के साथ, अच्छी अच्छी चीज़ें उनको सिखाते हैं, तो वो जो एक इन्वायरमेंट होता है ना सपोर्ट वाला, वो बहुत अच्छा जो है वो पर्सन का डेवलपमेंट कर देता है बच्चे का। इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ पर लर्निंग हो रही होती है गाइडेंस के साथ। तो अब बात करते हैं ग्लायल सेल की। ये ऐसे सेल्स हैं जो कि सपोर्टिंग सेल्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स का मेन काम है इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी रिक्वायर्ड हैं जो कि बाकी काम करें, जैसे कि जो भी कचरा दिमाग में हो गया है उसको साफ करें, सपोर्ट करें, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें न्यूरॉन को, और भी बहुत सारे काम। तो ये है ग्लायल सेल का काम, जो कि सपोर्ट करता है बाकी रिमेनिंग सेल्स को, न्यूरॉन्स को, जो कि है नर्वस सिस्टम में। सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस में आता है नर्व्स, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों ही डिविजन्स है नर्वस सिस्टम के।
अब बात आती है कोरिलेशनल स्टडी की। यहाँ पर ये है एक रिसर्च मेथड जो कि वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये देखता है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप ये नहीं इस्टेब्लिश कर पाता कि एक चीज़ होने की वजह से दूसरी चीज़ हो रही है, ये चीज़ नहीं बताता। वैल्यू से या फिर कोरिलेशन के आ जाने से आपको ये तो पता लग जाता है कि दोनों चीज़ों में रिलेशनशिप है, लेकिन कैसा रिलेशनशिप है वो, क्या एक चीज़ दूसरे को प्रोड्यूस कर रही है या नहीं, ये चीज़ आपको कोरिलेशन नहीं देता। ये इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। क्वालिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जहाँ पर हमारा फोकस होता है सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पर वर्ड्स की फॉर्म में आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, थीम्स निकाल सकते हो, तो जो भी एनालिसिस जो आप करोगे ना वो काफ़ी इन डेप्थ रहने वाला है और उसका जो एनालिसिस भी होगा वो नॉन न्यूमेरिकल होगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप न्यूमेरिकल्स का यूज़ देखोगे, वहाँ पर आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाओगे ताकि आप एनालाइज कर सको अपने डाटा को जो कि आपने नंबर्स की फॉर्म में ही लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं बिग 5 फैक्टर्स या ट्रेड्स की। यहाँ पर आप ओशन जो ये वर्ड है ये याद रख सकते हो। ओ से हो गया ओपननेस, देन सी से कंसेंशियसनेस, ई से एक्सट्रावर्शन, देन एग्रीएबलनेस एंड फाइनली न्यूरोटिसिज्म। बहुत अच्छा मॉडल है, पर्सनालिटी का है। ठीक है, इसमें ये 5 चीज़ें याद रखना। देन सेंसेशन, सेंसेशन मतलब पर्सन अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन इन्वायरमेंट से रिसीव कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल स्टिमुलस को, उसकी बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, देन मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन को आप इन्वायरमेंट से ले रहे हो, इनकोड कर रहे हो, उसको रख भी रहे हो, स्टोरेज भी हो रही है और फाइनली जब नीड अराइज हो रही है तो वो रिट्रीव यानी बाहर भी निकल कर आ रही है। अब बात करते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की। जैसे कि वर्ड ही बता रहा है, आइडेंटिटी के बारे में बात होगी, मैं कौन हूँ, और कन्फ्यूजन के बारे में भी बात होगी जहाँ पर पर्सन को पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो कौन है और वो एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है साइको सोशल स्टेजेस की, उसके बारे में बात करता है, जिसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन जो है वो 5th स्टेज मानी जाती है, जो कि है 12 से 18 साल तक की। ये वाली एक ऐसी एज है जहाँ पर पर्सन अपने आप को जान रहा होता है, एक्सप्लोर कर रहा होता है कि आखिर मैं हूँ कौन, मैं हूँ क्या। अब बारी आती है रेशो स्केल के बारे में जानने की। तो ये है स्केल ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि होते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल। ठीक है, रेशो स्केल में क्या होता है, इक्वल इंटरवल होते हैं और ट्रू 0 पॉइंट होता है, ये याद रखना है। देन डिफेंस मैकेनिज्म्स, ऐसे मैकेनिज्म या स्ट्रैटेजीज जो कि हमारी ईगो यूज करती है ताकि वो रिड्यूस कर सके एंजाइटी को जो कि हो रही है बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट विद इट। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजीज हैं इसमें आ जाती है रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, रैशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन एंड इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ठीक है, सो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो कि हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। अब यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड का बर्थ ईयर पूछा गया है, तो ये है 6 मई 1856। तो अब बारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। अब्राहम मैस्लो ने इस बारे में बात की है, ये एक ग्रोथ नीड है। यहाँ पर पर्सन अपनी फुल पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहता है, तो पर्सन जो है वो मोटिवेटेड होगा, वो जाएगा टूवर्ड्स रियलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियल। और ये कब हो रहा होगा, जब पर्सन अपनी नीचे की नीड्स यानी लोअर लेवल नीड्स, डेफिशिएंसी नीड्स जिसे हम कहते हैं, उसे पूरा कर देगा। मैं बात कर रही हूँ एक पिरामिड की जो इस टाइम में यहाँ इमेजिन कर रही हूँ, और नीचे जो है यहाँ पर है डेफिशिएंसी नीड्स और ऊपर जो 2 नीड्स आती हैं एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो हो जाती हैं ग्रोथ नीड्स। हेलो इफेक्ट में क्या होता है, हेलो इफेक्ट में होता है कि पर्सन ना अपने इम्प्रेशन फॉर्मेशन की जर्नी में ये देखता है कि अगर वो दूसरे पर्सन के बारे में कुछ सेलेक्टेड चीज़ें पसंद करता है तो वो उसके ओवरऑल इम्प्रेशन पर लगा देता है कि अगर एक पॉजिटिव ट्रेट उसे पर्सन में दिखा है तो वो सोचेगा कि अच्छा इसमें तो ब्यूटी है, इसमें तो ब्रेन भी होगा। अभी तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे पता लगे कि हाँ ठीक है, अच्छी इंटेलिजेंस है, लेकिन यहाँ पर पर्सन जो है वो ब्यूटी से इतना इन्फ्लुएंस हो गया है कि वो जो है वो अपने आप बना रहा है कि पर्सन में दूसरी क्वालिटीज़ भी होंगी। तो एक ओवरऑल जजमेंट पर्सन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, इम्प्रेशन बना रहा है। मेयर एक्सपोजर इफेक्ट ये दिया है जेजोंग ने। ठीक है, ये बोलता है कि पर्सन अगर रिपीटेड एक्सपोजर देखे किसी पर्टिकुलर चीज़ का या पर्सन का, तो वहाँ पर वो ना उसको लाइक करने लग जाता है। रोज रोज एक ही चीज़ एक ही चीज़ एक ही चीज़ देख कर ना पर्सन की उसके टूवर्ड्स प्रेफरेंस बढ़ जाती है। इनिशियल स्टेट में शायद वो लाइक नहीं कर रहा था, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर होने की वजह से वहाँ पर प्रेफरेंस हो गई, लाइक जो है वो पर्सन उस ऑब्जेक्ट को या उस दूसरे पर्सन को करने लग गया। देन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में क्या होता है, अब जैसे कोरिलेशन में हमने देखा कि कॉज और इफेक्ट नहीं पता लगता वेरिएबल्स के बीच में, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन उसी
डिसएडवांटेज को टैकल करता है और हमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पर देता है बिटवीन वेरिएबल्स, ठीक है। साइकोएनालिटिक अप्रोच में फोकस रहता है अनकॉन्शियस पर। अनकॉन्शियस एक ऐसा स्टोर हाउस जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ऐसी जो कि सिविलाइज्ड सोसाइटी में शायद आप एक्सेप्ट ना कर पाओ, आपकी साइकी आपको ये अनुमति ना दे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं एक्नॉलेज करना आपकी साइकी के लिए। तो यहाँ पर रिप्रेस्ड मटेरियल आ जाता है, फियर आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इंटरनल डिलेमास वगैरह, जो चीज़ें हैं ना, जो कि शायद मोरालिटी से भी दूर हैं, वो चीज़ें जो हैं एक स्टोर हाउस में होती हैं, जो कि है अनकॉन्शियस का। लेकिन हमारी अनकॉन्शियस का हमारे बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। फ्रॉइड ये मानते थे, उन्हीं की ये अप्रोच है साइको एनालिटिक अप्रोच। देन बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, जो कि टेस्टिंग में देखने को मिलता है। स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली ये है कि पर्सन अगर कोई टेस्ट देने जा रहा है तो वो चाहेगा ना कि अच्छा मेरे साथ जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है दूसरे के साथ भी वैसा ही हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे अलग से ट्रीट कर रहे हो, दूसरे को अलग से ट्रीट कर रहे हो, फेवरेटिज्म दिखा रहे हो, नहीं। प्रोसीजर में जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंडीशंस में और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जो भी चीज़ें आप लगा रहे हो उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ को आप बहुत अच्छे से फेवर कर रहे हो और कुछ के साथ आप गंदा व्यवहार कर रहे हो और आप दोनों के डाटा को देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैं इसमें से कुछ अच्छा डाटा निकालूंगा, एनालाइज करूंगा। नहीं, आपको यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करना पड़ेगा। अब बारी आती है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की। तो यहाँ पर ये एरिक्सन, जिनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन, जिसकी हमने एक और स्टेज पढ़ी थी जो कि थी 5th स्टेज, अब ये है 8th स्टेज जो कि है लेट एडल्टहुड की। यहाँ पर पर्सन अपनी लाइफ को देखता है, वो पीछे मुड़कर अपने पास्ट को देख रहा होता है। तो वहाँ पर कुछ मोमेंट्स ऐसी होती हैं जहाँ पर पर्सन सोचेगा कि वाह, मैंने बहुत अच्छा फुलफिलमेंट वहाँ पर देखा है, मैं रिग्रेट नहीं करता अपनी लाइफ के डिसीजन को। जबकि एक दूसरा पर्सन जो कि सेम चीज़ कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी लाइफ के ऊपर, वो सोचेगा कि यार मैंने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, तो वो वहाँ पर रिग्रेट को एक्सपीरियंस करेगा। तो एक ऐसी स्टेज जहाँ पर पर्सन अपने लाइफ को लेकर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, पीछे मुड़ कर देखते हैं और वहाँ पर वो फुलफिलमेंट भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और नेगेटिव अगर है ये चीज़ तो रिग्रेट भी वहाँ पर आ सकता है। तो अब बात करते हैं आइजैक के पर्सनालिटी के 3 डायमेंशंस की। तो बहुत ही ईजी हैं ये, एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन यहाँ पर है। न्यूरोटिसिज्म यानी पर्सन जो है वो इमोशनल जो है वहाँ पर इंस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करता है, जबकि अगर अच्छा केस है तो वहाँ पर पर्सन इमोशनल स्टेबिलिटी को एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पर मैं केस सिचुएशन को कह रही हूँ, ना कि पर्सन को। पर्सन के लिए ये वाला टर्म यूज़ नहीं किया जा रहा। साइकोटिसिज्म और उससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है? प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जहाँ पर पर्सन के सामने रखा जाता है कुछ ना कुछ, या तो इंक ब्लॉट या फिर कोई ऐसा स्टिमुलस जो कि एज इट इज़ मीनिंग नहीं बता रहा। पर्सन को अपने आप उसमें मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो जब पर्सन ये कर रहा होगा तो वो अपने अंदर की चीज़ों को, अपने अंदर की अनकॉन्शियस के मटेरियल को बाहर प्रोजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर तभी इसका नाम प्रोजेक्टिव टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट किया जाता है पर्सन का, पर्सनालिटी से रिलेटेड है। और यहाँ पर देखा जाता है कि क्या पर्सन इंटरप्रेट कर पाएगा एम्बिगुअस स्टिमुलस को, ऐसा स्टिमुलस जिसका कोई अपने आप में एज सच स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। आप कुछ भी वहाँ पर देख सकते हो, बना सकते हो उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को देखकर। और ये क्या रिवील करेगा? ये रिवील करेगा पर्सन की अनकॉन्शियस डिजायर को। फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड का नाम हमें पता है। फंक्शंस क्या होते हैं हाइपोथैलेमस के? अब हाइपोथैलेमस का जो रोल है वो हमारे हंगर में भी होता है, हमारे थर्स्ट में भी होता है। तो यहाँ पर ये है बायोलॉजिकल मोटिव्स, ठीक है। हंगर और थर्स्ट दोनों ही असेंशियल है सर्वाइवल के लिए। देन टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। कार्ल यूंग की एनालिटिकल साइकोलॉजी का फोकस किस चीज़ पर था? वो था कलेक्टिव अनकॉन्शियस पर, जहाँ फ्रॉइड ने बोला कि पर्सनल अनकॉन्शियस होती है, पर्सन के अंदर एक वर्ल्ड है, ठीक है, जो कि उसकी साइकी के नज़रों से थोड़ा दूर है। मतलब वहाँ पर ना एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा उसके मटेरियल को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ड्रीम्स के फॉर्म में या फिर किसी और तरीके से स्लिप ऑफ टंग के थ्रू आप पहुंच सकते हो उस रोड तक। लेकिन यहाँ पर ये जो अनकॉन्शियस है ना, ये कलेक्टिव है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बात हो रही है और यहाँ पर आर्केटाइप्स की बात भी कार्ल यूंग करते हैं, जहाँ पर वो ऐसे प्रीमॉडियल इमेजेस या सिंबल्स की बात करते हैं जो कि कल्चर में जो है वो प्रेवलेंट हैं और बहुत सारे लोग उन्हें मानते हैं।
ठीक है। सो मदर से रिलेटेड आर्केटाइप हो गया और भी बहुत सारे आर्केटाइप्स हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने बहुत सारे लोगों की नज़रों को उठा दिया आईब्रोज को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को कंडीशन किया गया कि कैसे वो एक टॉय से डरने लग गया। एक वाइट कलर के टॉय से वो चीज़ जो कि हार्मलेस थी अब वो हार्मफुल बन गई उस बच्चे के लिए, जिसका नाम था एल्बर्ट। ये किया था जॉन बी वॉटसन ने। काफ़ी क्रिटिसिज्म इस वाले एक्सपेरिमेंट के साथ हमें देखने को मिला, लेकिन फिर भी इसने ये बताया कि कैसे फियर को भी कंडीशन किया जा सकता है। तो बॉडी में हमारे इंटरनल स्टेबिलिटी रहती है ना, बैलेंस बना रहता है चीज़ों में, टेम्परेचर में, और ये सब कुछ होता है होम्योस्टेसिस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर होम्योस्टेसिस जो है वो बैलेंस को दिखाता है, ठीक है, प्रोसेसेस में जो कि बॉडी के अंदर हो रही हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हायरार्की ऑफ नीड्स। अब ये जो है ये एक पिरामिड की बात कर रहे हैं हम, जहाँ पर बहुत सारी नीड्स हैं। शुरुआत होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स से, देन सेफ्टी नीड, लव और बिलोंगिंगनेस से रिलेटेड नीड्स, देन एस्टीम नीड्स एंड फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। ये अब्राहम मैस्लो का कॉन्सेप्ट है। ब्रेन एरिया स्पीच प्रोडक्शन के लिए है ब्रोकास एरिया, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, इसको कंफ्यूज मत करना वर्निक्स एरिया से, ठीक है। ब्रोका एरिया जो है वो स्पीच प्रोडक्शन के लिए आता है, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, तो ब्रोकास एरिया एक्टिव है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाता है? ये कहलाता है परसेप्शन। यहाँ पर आप सेलेक्ट भी करते हो, ऑर्गेनाइज भी करते हो, और इन्फॉर्मेशन को जो कि आपको सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मिल रही है इंटरप्रेट करते हो। तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंसेस जो आपके रह चुके हैं पास्ट में उसको भी लगाते हो चीज़ों को मीनिंग देने के लिए। तो परसेप्शन का प्रोसेस जो है वो मीनिंग मेकिंग का होता है। लॉ ऑफ इफेक्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जहाँ पर ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज की बात हो रही है, सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट था। तो अब बात करते हैं पर्सपेक्टिव की, जहाँ पर फ्री विल पर एम्फेसिस है और ग्रोथ पर है। तो ये दोनों ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव सी हैं, ऑप्टिमिस्टिक सी अप्रोच है। तो ये है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसे हम थर्ड फोर्स भी बोलते हैं, और ये हमारा जो है एम्फेसाइज करता है फ्री विल को, कि पर्सन के पास ना आज़ादी है डिसाइड करने की कि वो क्या करना चाहता है, वो स्ट्राइव करेगा टूवर्ड्स ग्रोथ, ठीक है। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। क्या गलत है पर्सन के साथ वो नहीं यहाँ पर ये डिस्कस करेगा, ये डिस्कस करेगा क्या पॉजिटिव है पर्सन के साथ, कैसे वो रेजिलिएंट है, कैसे वो चाहता है कि उसको अनकंडीशनली यहाँ पर सपोर्ट मिले, ठीक है। देन डिसऑर्डर, ऐसा जिसमें इरेशनल फियर देखने को मिलता है ऑब्जेक्ट का या सिचुएशन का। फोबिया, इस पे तो पिक्चर भी है। बहुत सारे फोबियाज होते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया जो होता है वो वाटर का होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी फोबियाज होते हैं। अगोराफोबिया एक टर्म है, अगर आपको मीनिंग पता है तो कमेंट्स में मुझे बताओ। थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी अभी मैंने बताया, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोला गया। देन बॉडी की एक नेचुरल 24 आवर की साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं सर्काडियन रिथम। ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर यानी ऐसा ब्रेन का केमिकल जो कि लिंक्ड है एल्जाइमर, एक ऐसी डिसीज के साथ जो कि लोगों को हो जाती है बुढ़ापे में, तो उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटोकोलिन। एडल्ट पर्सन का बिहेवियर उसके चाइल्डहुड में बनाई गई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स से बहुत ज़्यादा लिंक होता है और उसको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ये बोला मेलेनी क्लाइन ने, जिन्होंने ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी में ये वाली बात कही। देन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन क्या होता है? ये होता है लर्निंग। यहाँ पर पर्सन एक्सपीरियंस की वजह से नई चीज़ें सीख रहा होता है, उसके बिहेवियर पोटेंशियल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का कॉन्सेप्ट लिगॉन फिश्चिंजर का था। यहाँ पर दो बिलीव्स के बीच में इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, जिसकी वजह से पर्सन को डिसोनेंस की स्टेट महसूस होती है, मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो था वो एल्फर्ड बीने ने दिया था, ठीक है। बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड बिहेवियर पैटर्न, ऐसा बिहेवियर पैटर्न जो कि प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी, उसे हम कहते हैं इंस्टिंक्ट। बात करते हैं बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट की, एल्बर्ट बेंतूरा ने दिया था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से रिलेटेड है। बोबोडॉल को ऑब्जर्व करते हैं जब बच्चे, तो वो भी वही सीख लेते हैं जो पार्टिसिपेंट बोबोडॉल के साथ कर रहे होते हैं, उसकी खूब पिटाई, ठीक है। देन स्टेट ऑफ इंटेंस फोकस, जहाँ पर ट्रैक ही भूल जाते हो टाइम का, इतना ज़्यादा लिप्त हो गए उस एक्टिविटी में जिसको आप कर रहे हो कि आप भूल ही गए रोटी पानी या टाइम कितना हो रहा है या क्या हो रहा है। यू आर सो इनग्रॉस्ड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। ये स्टेट है फ्लो की, ठीक है। किसने दी थी? उनका नाम बहुत ही बड़ा है, और वो क्या नाम है, और बहुत मुश्किल भी है वो नाम, है ना। क्या आप उसको अच्छे से बोल पाते हो?
कमेंट में ज़रूर बताना। फर्स्ट वुमेन टू अर्न अ डॉक्टरल डिग्री यानी पीएचडी इस पर्सन ने की है अमेरिकन साइकोलॉजी में 1894 में। ये है मार्गरेट फ्लॉय वॉशबर्न, एक ऐसी वुमेन जिन्होंने उस टाइम पे पीएचडी की है साइकोलॉजी में। वाह। देन फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इंडिया में हमें सबको पता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। देन 16 पीएफ किसने बनाया था? रेमंड बी कटेल ने, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होता है, अपने आप ही अडेप्ट कर लेता है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं तो वहाँ पर वो प्लास्टिसिटी की वजह से अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर पाता है, ठीक है। लेवल ऑफ स्ट्रेस जो कि अच्छा है यू स्ट्रेस बोलते हैं, अगर गंदा है तो डिस्ट्रेस बोलते हैं। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, फिलिप जिम्बार्डो, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ना। यहाँ पर थोड़ा सा एथिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है इस एक्सपेरिमेंट को रेफरेंस में रखकर, ठीक है। फिलिप जिम्बार्डो नाम याद रखना है। देन फर्स्ट वुमेन जिन्होंने हमारा जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है वहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट रोल निभाया 1905 में, तो ये थी मैरी विक्टन कैलकिन्स, ठीक है। अटैचमेंट की थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी जॉन बॉल्बी की थ्योरी है। तो अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स की, जिसमें हेल्यूसिनेशंस होते हैं और डिल्यूजन्स भी होते हैं। हेल्यूसिनेशंस यानी ऐसे सेंसरी एक्सपीरियंसेस जो कि बिना स्टिमुलस के भी हो रहे हैं, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में स्टिमुलस नहीं है लेकिन पर्सन को फिर भी प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कोई है। विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, कोई कुछ कह रहा है और उसको सुनाई दे रहा है जबकि वहाँ पर कोई नहीं है, ठीक है, रियलिटी में। ऑल्फैक्टरी हो सकता है, गस्टेटरी हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। डिल्यूशंस ऐसे फॉल्स बिलीव्स जिनका कोई ग्राउंड नहीं होता रियलिटी में, ये जो हैं फॉल्स हैं और पर्सन को अगर बताया जाए कि ये फॉल्स है और एविडेंस दिया जाए अगेंस्ट तो वो नहीं मान पाता। परसिक्यूटरी हो सकता है, रेफरेंस से रिलेटेड हो सकता है, कंट्रोल से, ग्रैंडियोर से, बहुत सारे हो सकते हैं। सिजोफ्रेनिया वर्ड है। एडिशनली और सिम्टम्स भी आते हैं, साइकोमोटर सिम्टम्स होते हैं ना, कैटाटोनिया जिसे हम कहते हैं, बहुत तरीकों का होता है, वो भी आगे देखेंगे। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोलबर्ग की थी, बहुत अच्छी थ्योरी है। बहुत सारी स्टेजेस हैं यहाँ पर हमारे पास मॉरल डेवलपमेंट की जो बच्चों की हो रही होती हैं, जहाँ वो जानते हैं कि सही गलत में क्या फ़र्क है। लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया था जूलियन रॉटर ने। लोकस ऑफ कंट्रोल, क्या मेरे कंट्रोल में है चीज़ें या फेट के कंट्रोल में है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट था, जूलियन रॉटर नाम याद रखना है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है जो दोबारा आया है, जिसमें हम लर्निंग को कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू करते हैं, ये क्यों आया है? क्योंकि ये हमें दिखा रहा है कि कैसे रीइंफोर्समेंट हुआ है। इनिशियली इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी थी लेकिन दोबारा रिपीटेशन हो रही है ताकि ये वाला जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रेंथन हो जाए। तो जहाँ पर भी आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही होती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की, और ये आप कर रहे होते हो पॉजिटिवली रिवॉर्डिंग तरीके से, रिवॉर्ड देकर, तो वहाँ पर ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में यूज़ होने वाला टर्म रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो अब बात करते हैं लर्न हेल्पलेसनेस की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दिया है मार्टिन सेलिगमैन ने। पॉजिटिव साइकोलॉजी में बहुत नाम है इनका। लर्न हेल्पलेसनेस में क्या होता है, यहाँ पर पर्सन जो है वो हेल्पलेसनेस सीख लेता है। तो यानी अगर सिचुएशन नहीं चेंज हो पा रही थी, काफ़ी समय तक नहीं हो पाई, वो नहीं निकल पाया, तो जब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ और समय आएगा ना निकल जाने का, तो वहाँ पर वो नहीं निकलेगा, वो बैठा रहेगा कि अरे यार मेरे तो कंट्रोल में ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वो लर्न कर लेगा एक ऐसी हेल्पलेसनेस जो कि उसे उस ट्रैप में ही स्टक रखेगी, ठीक है। मार्टिन सेलिगमैन का कॉन्सेप्ट था। एक ऑप्टिमिज्म से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें याद आ सकता है। बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स जो होता था उसमें कई सारी स्टेजेस होती थी जो हमें हेंस सेली ने दी है, जिसमें हम जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम की 3 स्टेजेस की बात करते हैं। एक थी अलार्म रिएक्शन, देन हमारा आता था रेजिस्टेंस एंड फाइनली एग्जॉस्शन, ठीक है, 3 स्टेजेस होती थी। तो अब बात करते हैं ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। यहाँ पर 3 तरीके की इंटेलिजेंस की बात होती है, एक होती है कॉम्पोनेंशियल, देन एक्सपीरियंशियल एंड फाइनली कॉन्टेक्सचुअल, ठीक है। एक में आप फोकस कर रहे होते हो एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन पे, एक पे आप नोवेलिटी पे या क्रिएशन पे, क्रिएटिविटी वाले प्रोसीजर्स पे फोकस कर रहे होते हो ताकि आप सॉल्यूशन निकाल सको प्रॉब्लम का, एंड फाइनली कॉन्टेक्सचुअल में आपका बिजनेस और स्ट्रीट स्मार्टनेस देखने को मिलती है, जहाँ पर आप डेली लाइफ की चीज़ों को अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। ट्रायआर्किक थ्योरी एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है जहाँ पर इंटेलिजेंस को इस तरीके से बताया गया है कि पर्सन ना अपने इन्वायरमेंट को सिलेक्ट भी करता है और उसको ढालता भी है अपने अकॉर्डिंग, और अपने इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस भी होता है। जहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए इवन दो वो ट्रू है,
उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि टाइप 1 एरर हुआ है, ठीक है। और टाइप 2 एरर कहाँ पर होता है, जहाँ पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो पाता इवन दो इट इज फॉल्स, ठीक है। तो वो टाइप 2 एरर होता है। दो एरर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसमें हमारा ये गारंटी दी जाती है कि अगर सही से सब कुछ लगाओगे, सारे स्टेप्स लगाओगे, तो करेक्ट आंसर मिल ही जाएगा। ये है एल्गोरिदम। इसको ह्यूरिस्टिक से आपको नहीं कंफ्यूज करना। ह्यूरिस्टिक में मेंटल शॉर्टकट आप लगाते हो जो कि गलत भी हो सकते हैं, वो गारंटी नहीं करते कि करेक्ट आंसर आपके पास आएगा। एल्गोरिदम में अगर सही चीज़ें रहीं, सही पैटर्न रहा, तो करेक्ट आंसर आता ही है। स्ट्रेंज सिचुएशन अटैचमेंट स्टडी किसने की, मैरी एन्सवर्थ ने। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। आई होप आपको ये याद होगा। मिरेकल क्वेश्चन कहाँ यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी में। मेमोरी एड फॉर बेटर रिकॉल, क्या ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी मेमोरी जो है वो अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, हमें अच्छे से यहाँ पर आइटम्स या फिर चीज़ें याद आ जाएं जो हमने याद की हैं। ये है निमोनिक्स, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं निमोनिक्स के अंदर। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी यूनिक सा है। यहाँ पर आप डिस्टिंक्शन देखते हो बिटवीन सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी में। और ये किसने दिया था, ये दिया था एंडल टलविंग ने। याद रखना है इस पर्सन को, इन्होंने ही ये प्रपोज किया था कि सिमेंटिक मेमोरी डिफरेंट होती है एपिसोडिक मेमोरी से। यहाँ पर एपिसोड एक पर्टिकुलर लाइफ इवेंट की बात करते हो, जबकि सिमेंटिक में आप जनरल नॉलेज की बात करते हो, ऐसी चीज़ें जो कि फैक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो वो है क्रिएटिव प्रोसेसेस की स्टेज क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप प्रिपेयर करते हो, आप एक क्रिएटिव प्रोसेस की शुरुआत कर रहे होते हो, ठीक है। देन इंक्यूबेशन का पीरियड आता है। यहाँ पर आप थोड़ा थम जाते हो, आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, पर्सन ना ब्लॉक महसूस करता है कि यार क्रिएटिविटी नहीं आ रही, स्टक फील हो रहा है। यहाँ पर आती है अगली स्टेज इल्यूमिनेशन की, जहाँ पर पर्सन उस स्टकनेस से बाहर आता है और पा लेता है सॉल्यूशन को, उसे आहा मोमेंट का एक्सपीरियंस होता है। देन वो उस सॉल्यूशन को जो कि उसे मिला है इंक्यूबेशन के बाद इल्यूमिनेशन की फॉर्म में, वो उस चीज़ को वेरीफाई करता है लगाकर, और अगर वो सही रहता है तो वो उसको इलेबोरेट भी कर सकता है। वो ये भी देख सकता है कि ये रिविजन के योग्य है या नहीं है, या क्या मुझे यहाँ पर चेंज करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स हो लेकिन फिर भी वो रिफ्यूज़ ना किया जाए तो टाइप 2 एरर कमिट होता है। तो अब कॉन्सेप्ट आता है ऑटोक्लिटिक बिहेवियर का, जो कि एसोसिएट है किससे, बीएफ स्किनर की थ्योरी ऑफ वर्बल बिहेवियर से। अब ये नया कॉन्सेप्ट है और ये आपको याद रखना है कि ये बीएफ स्किनर ने दिया था, जो उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ वर्बल बिहेवियर। तो इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट जो आता है वो है प्रेजुडिस से रिलेटेड नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो अगर इसको रिड्यूस करना है तो कॉन्टैक्ट बढ़ाना होगा, किसके बीच में, ग्रुप्स के बीच में, ताकि प्रेजुडिस के आने का सोर्स ही खत्म हो जाए, कंपटीशन ना रहे, कॉपरेशन रहे। कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए और बहुत सारे गोल्स को समझने और कलेक्टिवली अचीव करने के लिए। तो अगर ये बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये चीज़ किसने कहा था, ये कहा था गॉर्डन एल्पॉट ने अपने कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस में। तो अब जो अगला कंसेप्ट है वो है प्रीमैक प्रिंसिपल। डेविड प्रीमैक ने दिया था। ये क्या बोलता था, ये बोलता था कि पर्सन को ना सबसे पहले एक ऐसी एक्टिविटी दे दो जो कि वो ज़्यादा लाइक नहीं करता, तो लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी दे दो। अब लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी होने की वजह से पर्सन, क्योंकि वेट कर रहा है मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी का जो कि फ्यूचर में आने वाली है, तो वो जल्दी से उस लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी को कर लेगा इस होप से कि अच्छा मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी तो आएगी। तो मोर प्रेफर्ड एक्टिविटी के होने की ये जो आशा है ना, ये रीइंफोर्स करेगी एक ऐसी एक्टिविटी या बिहेवियर जो कि लेस प्रेफर्ड है। तो बंदे से आप वो काम करवा सकते हो जो वो चाहता भी नहीं है अच्छे से, इस होप में कि बहुत ज़्यादा चाहने वाला काम कोई आने वाला है, ठीक है। तो ये है प्रीमैक प्रिंसिपल। तो एक ऐसा ब्रेन का रीजन जो कि स्पीच कॉम्प्रिहेंशन में कंट्रीब्यूट करता है, ना कि स्पीच प्रोडक्शन में, वो है वर्निक एरिया। ब्रोका एरिया से कंफ्यूज इस चीज़ को नहीं करना। वर्किंग मेमोरी का मॉडल एलन बैटले ने दिया था। फिनोलॉजिकल लूप की बात की थी, विजुअल स्पेशल स्केचपैड की बात की थी। वर्किंग मेमोरी इनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, जहाँ पर वर्किंग मेमोरी में ये बोला गया था कि एक्टिवली आप अपनी मेमोरी में वर्क कर रहे होते हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो इन्फॉर्मेशन को। पैसिवली आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं पड़ी रहती स्टोर्स में, बल्कि उसके साथ कुछ काम हो रहा होता है, वो इधर उधर जा रही होती है। फोनोलॉजिकल लूप वहाँ पर होता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी वहाँ पर होता है सब कुछ देखने के लिए। इम्प्रिंटिंग
और ऐसे फिक्स्ड एक्शंस पैटर्न जो कि एनिमल्स जो है वो शो करते हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये कॉनरेड लॉरेंस का था। इन्होंने बहुत सुंदर सा एक क्यूट सा एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर एक गूस जो थी वो एक पर्सन को फॉलो करने लग गई थी, ना कि अपनी मदर को, क्योंकि उसने समझ लिया था कि ये पर्सन ही मेरी मदर है। तो ये था इम्प्रिंटिंग। बारी आती है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और रेसिप्रोकल इनहिबिशन कॉन्सेप्ट के बारे में जानने की। तो यहाँ पर ये जोसेफ वुल्फ का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बोला कि अगर हमें फोबिया से डील करना है तो यहाँ पर हमें हायरार्की बनानी होगी, जहाँ पर हमें पर्सन को रिलैक्सेशन भी सिखाना होगा और साथ ही एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन भी उसको देनी होगी, ताकि दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएं और वहाँ पर जो भी चीज़ डोमिनेंट है वो दूसरे को इनहिबिट कर दे। ठीक है, तो अगर रिलैक्सेशन डोमिनेंट हो जाएगा तो वो एंजाइटी वाले रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस को जो है वो इनहिबिट कर देगा, उस पर भारी पड़ जाएगा। आई विटनेस टेस्टिमनी पर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं या जो स्टडीज हुई हैं उसमें एलिजाबेथ लॉफ्टस का नाम बहुत फेमस है। लेटेंट लर्निंग और कॉग्निटिव मैप्स, टॉलमैन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं रैट्स पर। इनसाइट लर्निंग कोहलर का कॉन्सेप्ट है। चिंपांजीज पर एक्सपेरिमेंट किया गया था कि रूम था, वहाँ पर बनानास टंग रहे थे, चिंपांजी को समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, नहीं जा पा रहा था वो वहाँ पर उन बनानास के पास। वहाँ पर कुछ बॉक्सेस पड़े थे, एक स्टिक पड़ी थी। अचानक से इनसाइट आती है, एक ऐसी मूवमेंट जहाँ पर सडन रियलाइजेशन होती है सॉल्यूशन को लेकर। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनसाइट आती है एक सडन रियलाइजेशन की मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। बहुत ही सडन ये चीज़ होती है, इनसाइट इसको बोलते हैं और ये कोहलर का कॉन्सेप्ट है। देन आता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको नॉम चॉम्स्की ने दिया था। लैंग्वेज के डेवलपमेंट में हम इस चीज़ को देखते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। अब बात करते हैं इफेक्टिव प्राइमेसी हाइपोथेसिस की, जो कि है रॉबर्ट जेजोंग का दिया हुआ। इन्होंने बोला कि पर्सन ना इंफॉर्मेशन जब इन्वायरमेंट से ले रहा है तो वो ऐसी इंफॉर्मेशन को पहले ले लेगा जो कि अफेक्टिव है इन नेचर। तो इमोशनल रिएक्शंस की जो इंफॉर्मेशन है ना वो जल्दी से प्रोसेस हो जाएगी और पहले प्रोसेस होगी एज कम्पेयर टू कॉन्शियस थॉट जो कि बाद में आएगा। तो यानी आप इमोशंस को पहले उस सिचुएशन में देख लोगे, प्रोसेस कर लोगे, लेकिन बाद में थॉट लगाओगे। कॉग्निटिव अप्रेजल जहाँ पर आप इंटरप्रेट करोगे कि अच्छा क्या था कैसे था, वो बाद में आएगा। परमा मॉडल मार्टिन सेलिगमैन का है। तो परमा मॉडल जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी से लिंक्ड है, ये तो हमें पता है। को वेरिएशन मॉडल ऑफ एट्रीब्यूशन जो है ये है एट्रीब्यूशन से रिलेटेड, यानी आप जब चीज़ों पर कॉज असाइन कर रहे हो कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, ये वाला जो प्रोसेस रहता है ना एट्रीब्यूशन का, उसी के बहुत सारे मॉडल हैं। एक मॉडल है को वेरिएशन मॉडल के नाम से, जिसे दिया है हेरोल्ड कैली ने। रिसर्च जो की गई यहाँ पर मंकीज़ का यूज़ करके ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से अटैचमेंट जो है वो बच्चे बनाते हैं, तो ये पाया गया हार्लो के द्वारा, जिनका पूरा नाम था हैरी एफ हार्लो, कि बच्चा जो है वो कंफर्ट पे जाएगा। अगर एक वायर वाली मदर है जो नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन वो वायर से बनी हुई है, तो बच्चा उस कंफर्ट को वहाँ पर मिस करेगा, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। हालांकि वहाँ पर नरिशमेंट भी है, लेकिन वो जाएगा वहाँ पर जहाँ पर कंफर्ट है। तो टॉवल वाली सॉफ्टनेस वाली मदर जो बनाई गई मंकी, उसकी तरफ गया। तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, क्यूट सा। मैजिकल नंबर 7 ± 2 जॉर्ज मिलर का शॉर्ट टर्म मेमोरी के कैपेसिटी की बात यहाँ पर की गई है। हायरार्की ऑफ नीड्स पहले ही बता चुके हैं, अब्राहम मैस्लो, ये वाली सारी नीड्स। इसमें से एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो ग्रोथ नीड्स हैं, जबकि फिजियोलॉजिकल खाना पीना, सेफ्टी, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस, हमसे कोई प्यार करे और ये ना हो कि हमसे प्यार कोई क्यों करेगा, वो वाली चीज़ ना हो, तो वो वाली चीज़ जो है ये अब्राहम मैस्लो का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल जो है वो जेपी गुइलफोर्ड का है। ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट होता था ना, 180 सेल्स होते थे, वो वाली चीज़ यहाँ पर आप याद रखना। तो अब जो अगला कंसेप्ट है ये मोटिवेशन से रिलेटेड है, जहाँ पर बोला गया कि 3 चीज़ें जो हैं वो मोटिवेट कर सकती हैं पर्सन को। एक तो हो गई नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट को पाना है। एफिलिएशन, साथ को पाना है। और पावर, दूसरों को कंट्रोल करने की जो एक पावर चाहिए पर्सन को, वो भी उसे मोटिवेट कर सकती है। तो ये है डेविड मैक्लेलैंड का कॉन्सेप्ट, उनकी थ्योरी। स्प्लिट ब्रेन रिसर्च या हेमिस्फेरिक स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये बोला गया कि ओके हमारे पास एक ब्रेन है जो कि 2 हेमिस्फेयर का बना हुआ है, एक है लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक है राइट हेमिस्फेयर, दोनों ही जुड़े हुए हैं कॉर्पस कैलोसम से।
लेफ्ट हेमिस्फेयर अपने अलग काम करता है, राइट हेमिस्फेयर अपने अलग, दोनों ही स्पेशलाइज्ड हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर फंक्शन हैं। इसके बारे में किसने बात की? रॉजर स्पेरी ने। फील्ड थ्योरी कर्ट लेविन की थ्योरी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जहाँ पर ये वाली स्टेजेस दी गई, जिसमें सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ये है जीन पियाजे के द्वारा दी गई। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस फ्रॉइड की हैं, ऑरल, एनल, फेलिक लेटेंसी, जेनाइटल, सारी हम पहले ही बता चुके हैं। तो कॉग्निटिव थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन जो है, ये एरॉन बेक के कंट्रीब्यूशन की बात करती है, जहाँ पर डिप्रेशन को कैसे ट्रीट किया जाए, उसके लिए कॉग्निटिव थेरेपी में क्या क्या चीज़ें देखी जाएं, क्या यहाँ पर कोर्स स्कीमास देखे जाएं, या फिर यहाँ पर पर्सन के नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स पर फोकस किया जाए, वो हम चीज़ें जानते हैं, उनके साथ हम वर्क करते हैं। लास्टिंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइनेप्सेस फ्रॉम रिपीटेड स्टिमुलेशन, ये कहलाता है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, LTP। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? वी नो दैट विलियम जेम्स ने। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट 4 हैं, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो। तो सबसे पहला है जहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता है एक सेट टाइम इंटरवल के बाद, सेट है इतने इंटरवल के बाद दिया जाएगा रीइंफोर्समेंट, तो ये है फिक्स्ड इंटरवल। इंटरवल भी आ गया वर्ड और फिक्स्ड है तो वो भी आ गया। रिवॉर्ड दिया जाता है अनप्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल्स, तो यानी वेरिएबिलिटी है, वेरिएबल इंटरवल, ठीक है। रिवॉर्ड किया जाता है फिक्स्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएगा फिक्स्ड रेशो। जबकि रिवॉर्ड अगर दिया जा रहा है अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद, तो ये है वेरिएबल रेशो। वेरिएबिलिटी अगेन है, थोड़ा सा डिस्टिंक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। फिक्स्ड में सारी चीज़ें फिक्स्ड रहेंगी, वेरिएबल में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ऑल्टरेशंस देखने को मिलेंगी। तो मोटिवेशन जो है हमारा गोल्स से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, ये बात कही गई गोल सेटिंग थ्योरी में। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस जो हम पढ़ चुके हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देती है चांसेस की एग्रेशन भी आने वाला है। ये चीज़ किसने बोली? डॉलर्ड और मिलर ने 1939 में। 3 तरीके की नीड्स थी, जो कि हैं एग्जिस्टेंस की, रिलेटेडनेस की और ग्रोथ की। ये वाली जो थ्योरी है ERG थ्योरी, ये हमें दी एल्डरफर ने, क्लेटन P एल्डरफर। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी जो है वो रिचर्ड रायन एंड एडवर्ड डेसी ने दी है 2000 में। 3 तरीके की नीड्स की बात इस थ्योरी में की गई है, जिसे हम कह रहे हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस, यानी बिलोंगिंगनेस की भी ज़रूरत है, कॉम्पिटेंस और आज़ादी की भी ज़रूरत है। हर्ट्सबर्ग ने जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी, उसमें 2 सेट्स ऑफ फैक्टर बोले। एक होते थे हाइजीन फैक्टर, जहाँ पर अगर पर्सन इन फैक्टर्स पर फोकस करे तो ये प्रिवेंट कर सकते हैं डिससेटिस्फैक्शन को, अगर ये मेट हो जाए तो। जबकि मोटिवेटेड फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर दिए जाएं तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो एक ऐसी थ्योरी जिसे हम कहते हैं ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी, जो कि है बारबरा फ्रेडरिक्सन की। इन्होंने बोला कि अगर पर्सन जो है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है, या ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जिसमें इन चीज़ों का संचार हो रहा है, पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है, तो वहाँ पर पर्सन की वो पॉजिटिव फीलिंग जो होगी वो हेल्प करेगी उसकी थिंकिंग को एक्सपैंड करने में, रिसोर्सेज को एक्सपैंड करने में। तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, रिपल इफेक्ट यहाँ पर एक तरीके से होगा कि अच्छे से सोच रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, तो आप और ज़्यादा रिसोर्सेज बिल्ड कर पाओगे, और ज़्यादा अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाओगे। लॉन्ग टर्म रेजिलियंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो बिल्ड होंगी चीज़ें, जो कि क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऐसी थ्योरी इमोशंस की जो कह रही थी कि इमोशंस जो हैं वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होते हैं अराइज। तो ये है जेम्स लैंग थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी जिसमें बोला गया कि आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और उसकी वजह से आपको इमोशंस जो हैं वो एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो बॉडीली चेंजेस पहले और इमोशंस बाद में। सो थ्योरी ऑफ एडोलेसेंट इकोसेंट्रिज्म जो है वो डेविड एल्किन की है, और इसमें 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो गिने जाते हैं। पहला है इमेजिनरी ऑडियंस, जहाँ पर एडोलेसेंट जो है वो सोचता है कि मुझे लोग देख रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब ना एक इमेजिनरी उसने सिचुएशन बना रखी है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उसे देख रहे हैं। और यहाँ पर पर्सनल फेबल भी मिलती है, जहाँ पर पर्सन सोचता है, टीनेजर, की मुझे कोई नहीं समझता, मेरी जो एक स्टोरी है ना वो मेरी अपनी यूनिक है, मुझसे कोई रिलेट नहीं कर पाएगा, या मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो डिफरेंट है दूसरों से। जबकि वो ये
यहाँ पर ओवरलुक कर देते हैं कि ह्यूमंस हैं और रिलेटेबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो कुछ लॉज पर डिपेंड करता है। देन 3 टेम्परामेंट के टाइप्स जो हैं वो थॉमस और चेस के, वो कौन से हैं? वो है डिफिकल्ट, ईजी एंड स्लो टू वार्म अप। तीनों ही टेम्परामेंट है। 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स जो कि दिए डायना पोमरेंट ने, वो थे अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव। देन एक मॉडल आता है जिसे हम कहते हैं DABTA मॉडल। तो यहाँ पर ये जो है ग्रीफ का मॉडल है। जब पर्सन लॉस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, दुख में होता है, तो वो ये चीज़ें एक्सपीरियंस करता है। इसे दिया है एलिजाबेथ कुबलर रॉस ने, और इसमें जो 5 स्टेजेस आती हैं उसमें सबसे पहली है डिनायल, देन एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। पीपल जो होते हैं वो गाइडेड होते हैं बाय देयर इमेजिन्ड फ्यूचर गोल्स रेदर देन पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये बोला गया फिक्शनल फाइनलिज्म में, जिसको दिया एल्फ्रेड एडलर ने। डेप्थ क्यू जो कि एक आई का यूज करते हैं वो कहलाते हैं मोनोक्यूलर डेप्थ क्यूज, जबकि जो दोनों आंखों का यूज करते हैं वो कहलाते हैं बाइनोक्यूलर डेप्थ क्यूज। ठीक है। 4 ह्यूमर्स जो हिपोक्रेटिस ने दिए वो थे ब्लड, फेलिक, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। साइकोलॉजिकल हार्डीनेस का जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें कमिटमेंट, कंट्रोल जैसे वर्ड्स का यूज किया गया था, और एक और था, अगर आपको याद है तो जल्दी से बताओ। तो ये जो हार्डीनेस का कॉन्सेप्ट है ये दिया है सुजन सी कोबासा ने 1979। तो हम जब ड्रीम्स देख रहे होते हैं तो एक्चुअल स्टोरी लाइन जो होती है ना, रियल में जो हुआ है, लिटरली जो हमें दिखा है वो इवेंट्स, उन्हें हम कहते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट है ये ड्रीम का, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग। जबकि जो उन चीज़ों के पीछे का हिडन या सिंबॉलिक मीनिंग है ना, उन इवेंट्स के पीछे का जो हमें ड्रीम में दिखा है, वो कहलाता है लेटेंट कंटेंट। आइकॉनिक मेमोरी टेस्ट जो था वो कंडक्ट किया था जॉर्ज स्पर्लिंग ने। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है शुरुआती मेमोरी की फील्ड में, जहाँ पर आइकनिक और इकोइक मेमोरी वाली चीज़ें यहाँ पर देखी गई। मल्टीमोड थ्योरी जो थी वो जॉनस्टन और हाइंस की थी, जिन्होंने इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस प्रोवाइड की। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स किए कवर, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़े से कॉन्सेप्ट सिंपल थे, आई एडमिट, लेकिन आगे जो वीडियोस आने वाली हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई फीडबैक हो तो वो भी लीव करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। थैंक यू।